हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूटी रोजगार में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित है। यानी हर एक प्रश्न आप सभी को एग्ज़ाम में 100% हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार से यह पैटर्न तैयार किया गया है जो कि वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र तैयार करता है वही पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। इसीलिए सभी विद्यार्थी से ही अनुरोध है कि हर प्रश्न को आप लोग बारीकता से समझना और 100% यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करना। देखो, जब आप लोग ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करोगे तभी आप सभी के जाकर ज़्यादा नंबर इंक्रीज हो पाएगा, और जब नंबर इंक्रीज होगा तो आप लोग को 100% सिलेक्शन मिलेगा। और यह तब मिलेगा जब आप लोग ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। तो इसी कारण आप सभी को इस हमारे परिवार के माध्यम से आप सभी को सुबह और शाम दोनों टाइम यह क्लास आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करें और अपने नंबर को ज़्यादा इंक्रीज कर पाएँ। समझ रहे हो? तो चले मैं पहला प्रश्न पे। तो देखो, पहला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न जो है ना, यह कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। करा यदि किसी संकेत भाषा में इंडिया को इतना के रूप में लिखा जाता है तो जापान को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। आप लोग को सोचना समझना है और राइट आंसर प्राप्त करना है। तो देखो, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ जाए और वो भी अल्फ़ा वर्ड में दिया हो तो आप लोग क्या करोगे, तो इस तरीक़ा से करना। जैसे कि यहाँ पे क्या है भाई, इंडिया है और यहाँ पे ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आई है, एन है, डी है, आई है, ए है, ठीक है। और इतना का कोड वर्ड में क्या लिखा, तो के लिखा, क्यू लिखा, एफ लिखा, एल लिखा और सी लिखा, इतना लिखा। अब हमें सोचना होगा कि आखिर इतना से इतना लिखा ना, तो लिखा कैसे, ये हमें पता करना होगा कि आखिर ये लॉजिक जो लगा रखा है यह किस प्रकार से लगाए, तभी तो हम वही लॉजिक इसमें अप्लाई करके राइट आंसर प्राप्त करेंगे। समझ रहे हो ना? तो देखो किस तरह से करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे क्या है भाई, आई है, एन है, डी है, आई है, ए है। अब इतना का कोड वर्ड जो लिखा है वह लिखा है, के लिखा है, क्यू लिखा है, एफ लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, एफ लिखा है, और फिर क्या लिखा है, एल और सी। अब हमें क्या करना है कि सभी के ना अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखना है, उसके बाद राइट आंसर यहाँ पे प्राप्त करना है। जैसे कि देखो, आई का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 9 होता है, एन का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 14, डी का 4, आई का 9 और ए का कितना होता है भाई, तो ए का 1 होता है। समझ रहे हो? आगे देखो, के का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 11, क्यू का 17, एफ का 6, एल का 12 और फिर सी का 3। अब हमें लॉजिक लगाना है, इस तरह से हमें यहाँ पे समझना होगा। देखो कि आई से के बना है, यानी आई से क्या बन गया है, तो के बना है, तो क्या किया है, तो देखो आई का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 9 और के का 11, यानी 9 में कितना जोड़ा कि 11 हो गया, तो बोलोगे प्लस का 2 किया, 9 2 का 11, यानी आई से के बना, यानी कि क्या किया, 2 प्लस कर दिया। इसी प्रकार देखो एन से क्यू यानी बना एन का 14 और क्यू का 17, यानी 14 से 17 किया, तो इस बार क्या किया, प्लस का 3 किया ना। फिर देखो डी का 4 और एफ का 6, यानी 4 से 6 गए, इस बार क्या किया भाई, प्लस का 2। फिर देखो आई का 9 और एल का 12, 9 से 12 गया, यानी प्लस का क्या किया, तो 9 में प्लस का 3 किया तो 12 हो गया। उसी प्रकार देखो ए का 1 और सी का 2, यानी ए का 1 और सी का 3, यानी 1 से 3 गया तो क्या किया भाई, प्लस का 2 किया। अब देखो, अब आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगा रखा है। तो देखो, यह लॉजिक लगा रखा है कि इतना को इतना लिखने के लिए क्या किया ना, कि इंडिया के सभी अल्फ़ावर्ड पोजीशन में पहले +2 किया, फिर +3, +2 +3 +2 +3 किया, और यहाँ पे इतना कोड वर्ड लिखा। तो वही लॉजिक इसमें अप्लाई करके हम राइट आंसर प्राप्त करेंगे ना। तो देखो समझना, यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, तो यहाँ पे दे रखा है JAPAN, यानी हमें किसका बताना है, तो हमें जापान का बताना है। कैसे, तो इस तरह से समझना। देखो जे का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 10 होता है,
ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, पी का कितना होता है भाई 16, और ए का कितना होता है 1 होता है, और एन का कितना होता है तो एन का 14। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है ना कि पहले +2 जोड़ना है, फिर का +3 जोड़ना है। जैसे देखो जे से मैं अगले पद निकालने की कोशिश करूँगा तो जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन में क्या करेंगे तो 2 को जोड़ेंगे। अब बताओ जे का 10, और जब 10 में 2 जोड़ेंगे 12, और 12 जो होता है वह किसका होता है भाई तो एल का, यानी यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे एल होगा। समझ पा रहे हो। उसके बाद हम ए से अगले पद निकालेंगे, तो इस बार हम +3 जोड़ेंगे, तो 1 और +3 4, और 4 जो होता है वह डी का होता है, तो यहाँ पे डी होगा। फिर देखो पी से चलेंगे, अगले पद निकालेंगे, तो पी का 16, 16 में इस बार +2 जोड़ना है, तो 16 + 2 18, और 18 जो होता है वह किसका होता है भाई आर का, तो यहाँ पे आर देंगे। फिर देखो ए से चलेंगे अगले पद, तो ए का 1, और इसमें कितना जोड़ेंगे +3, तो 1 + 3 4, और 4 जो होता है वह किसका होता है डी का, तो यहाँ पे डी होगा। फिर देखो एन से चलेंगे कहाँ पे अगले पद पे, तो एन का 14, और 14 में इस बार +2 जोड़ेंगे, तो 14 और 2 16, और 16 जो होता है वह पी का, तो यहाँ पे पी देंगे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है भाई, तो यहाँ पे DLDRDP कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है LDRDP। देखो बोले तो ऑप्शन नंबर 1 में दिखा हमारा राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। तो समझ पा रहे हो इसमें क्या लॉजिक लगाया और किस प्रकार से लगाया। तो सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में +2 +3 का सीरीज चला, हमारा राइट आंसर आ गया। समझ रहे हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा है भाई, आपका एग्जामिनर 2 नंबर का प्रश्न में देखो करा, यदि कुमार KUMAR को इतना सांकेतिक वृद्ध किया जाता है। समझना सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग लॉजिक लगाना है। जैसे कि इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना कुमारी को क्या लिखा जाएगा, यानी कुमार का कोड वर्ड 64 है, तो कुमारी का कोड वर्ड क्या होगा आप सभी को बताना होगा। तो देखो हमें कैसे सोचना है, तो हमें उसी प्रकार से सोचना है। कैसे, तो इस तरह से आखिर यहाँ पे क्या है K है, U है, M है, A है और R है। आखिर इतना को जो 64 लिखा ना, 64 लिखा ना, तो कैसे लिखा, कौन सा लॉजिक अप्लाई करके यहाँ पे लिखा, यही हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, यानी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे। जैसे K का 11 होता है, U का 21 होता है, M का कितना होता है भाई 13 होता है, A का कितना होता है 1 होता है, और R का कितना होता है तो R का 18 होता है। अब हमें सोचना होगा, अब हमें ये सोचना होगा कि इतना को हम आपस में इस तरह से कैलकुलेशन करें कि हमें 64 आ जाए ना। तो क्या करेंगे, तो अगर मैं इन सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन को आपस में जोड़ता हूँ, इन सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन को क्या करता हूँ आपस में जोड़ता हूँ, तो देखो हमें 64 प्राप्त होता है। देखो जोड़ते हैं, यहाँ पे क्या है 8, 8 1 9, 9 और 3 कितना होगा, तो 9 और 3 12, 12 1 13 और 1 14, 14 का क्या हो गया 4, 14 का 4 हो गया, और बाकी रहा 1 रहा। फिर देखो 1 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 बकाया 6, यानी 64। देखो 64 आ गया, यानी कुमार का कोड वर्ड क्या आ गया भाई, तो 64 आ गया। अब देखो हमें किसका प्राप्त करना है, तो यहाँ पे समझना, अब हमें KUMARI का प्राप्त करना है। यानी क्या होगा, K होगा, U होगा, M होगा, A होगा, R होगा, I होगा। कुमारी का कोड वर्ड प्राप्त करना है। तो देखो यहाँ पे जो थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आप लोग माइंड का प्रयोग करते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हो, स्मार्ट अप्रोच इस तरह से कि देखो अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ से समझने की कोशिश करते हो ना, तो डायरेक्ट आंसर प्राप्त करोगे। क्योंकि KUMAR यानी इतना का कोड वर्ड तो आप लोग 64 प्राप्त कर लिए हो, और अगर KUMAR यानी इतना का फिर अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखोगे तो यही लिखोगे, और इन सभी को जोड़ोगे तो 64 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, एक अल्फ़ाबेट बढ़ रहा है जो कि I, और I का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है। यानी 64 में अगर हम 9 को जोड़ देते हैं तो जो होगा वह हमारा राइट आंसर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पे देखो 9 और 4 कितना होगा भाई, तो 9 और 4 13, 13 के 3 बाकी 1 और 6 1 7, यानी कितना आया तो 73 आया। यानी यहाँ पे कितना होगा तो 73, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा।
किस प्रकार से हुआ, समझ पा रहे हो ना, कि जिस प्रकार कुमार के सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन जोड़ा तो 64 आया, उसी प्रकार कुमारी के में हम सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन जोड़े जिसमें से KUMAR इतना का तो हमें 64 निकल चुका है। अब हमें आई यानी आई का 9 तो यानी 64 प्लस का 9 की हमें कितना आया, 73 आया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है हमारा राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो। तो एग्जाम में इस तरह से आप लोग थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करके राइट आंसर कम समय में करना है। तो चले अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना भाई क्या कर रहा है, तो 3 नंबर का प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 3 नंबर का प्रश्न में क्या कर रहा है कि जिस प्रकार घड़ी का संबंध किससे है, सेकेंड से है। जिस प्रकार घड़ी का संबंध सेकेंड से है उसी प्रकार कैलेंडर का संबंध किससे होगा। समझना, कैलेंडर का यहाँ पे संबंध किससे होगा, तो हमें इस तरह से सोचना होगा और इस तरह से समझना होगा। कैसे, तो देखो घड़ी का संबंध सेकेंड से है। अब देखो हमारी बातों को समझना, यहाँ पे घड़ी और सेकेंड में क्या संबंध हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है, तो इस प्रकार से हो सकता है कि देखो घड़ी जो होता है वह क्या बताता है, तो घड़ी जो होता है वह समय बताता है। घड़ी जो बताता है वह समय बताता है और समय का यह क्या बता रहा है, तो छोटा रूप। देखो सेकेंड, सेकेंड से नीचे आप लोग जानते हो कि समय में किस प्रकार से काउंट करते हो, सेकेंड से नीचे काउंट करते हो नहीं ना, पहले करते हो घंटा में, फिर मिनट में, और सबसे छोटी इकाई जो होता है वह सेकेंड होता है। वही कर रहा है कि घड़ी जो बताता है समय, और समय की सबसे छोटी इकाई जो है वह क्या है, सेकेंड है। अब इसी प्रकार से हमें सोचना होगा कैलेंडर। अब कैलेंडर जो बताता है वह क्या बताता है भाई, तो कैलेंडर जो बताता है वह वर्ष बताता है, वर्ष बताता है ना। और वर्ष की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वर्ष की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, महीना गलत, अवधि गलत, वर्ष गलत, क्या होता है, तिथि, जिसे हम दिन कहते हैं। यानी क्या होगा, तो जिस प्रकार घड़ी जो समय बताता है और समय की सबसे छोटी इकाई सेकेंड, उसी प्रकार कैलेंडर जो बताता है वर्ष और वर्ष की सबसे छोटी इकाई तिथि। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ तक समझ गए हो, आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं की वो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना। जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है भाई, तो 4 नंबर का प्रश्न। इसमें आप सभी से क्या कहना चाहता है, कर रहा है कि सही संबंध बताएं। यहाँ पे आप सभी को ना संबंध बताना होगा, वह भी इस तरह से बताना होगा। किस तरह से, कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो C/F लिखा है, इतना का संबंध 6/3 से है, तो L/O का संबंध उसी प्रकार क्या होगा। देखो इस तरह से आप लोग समझना है, यहाँ पे क्या लिखा है ना, C/F इस तरह से लिखा है, इस तरह से लिखा हुआ है और इसका संबंध बता रहा है 6/3 से, समझना। उसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखा है, L/O लिखा है और इसका संबंध आप सभी से पूछ रखा है। इसमें आप सभी को कैसे सोचना है और कैसे लॉजिक लगाना है, तो देखो इसमें क्या किया ना कि C/F से 6/3 लिखा, तो कैसे लिखा, तो समझना। अगर हम बात करें C का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 3 होता है और F का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 6 होता है, इतना तो सभी विद्यार्थी को पता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया ना कि F का अल्फ़ावर्ड पोजीशन जो 6 होता है उसको ऊपर लिखा और C का अल्फ़ावर्ड पोजीशन जो 3 होता है उसको नीचे लिखा, इस तरह से लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो L का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 12 होता है। L का अल्फ़ावर्ड पोजीशन कितना होता है भाई, तो L का 12 होता है ना, और O का अल्फ़ावर्ड पोजीशन कितना होता है, 15 होता है। लेकिन नीचे वाले को हमें ऊपर में लिखना है 15 और ऊपर वाले को हमें नीचे में लिखना है 12। अब बताओ 15/12 कौन सा ऑप्शन में है, तो 15/12 देखो ऑप्शन नंबर 3 में है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो, आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 5 नंबर का प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, इसमें आखिर क्या कर रहा है। तो देखो
5 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है। इसमें हमें कुछ इस तरह से सोचना होगा, समझना होगा, कुछ पॉइंट पे हमें ध्यान होना चाहिए। जैसे कि इस तरह से, ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर मैं दक्षिण कहता हूँ, इधर को मैं पूर्व कहता हूँ और इधर को मैं पश्चिम कहता हूँ। इतना तो सभी विद्यार्थी को पता होगा। अब हम प्रश्न पे आते हैं। देखो, करा केशव 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। केशव देखो किसी लड़का का नाम है, केशव किसी लड़का का नाम है, और यह क्या कर रहा है, 30 मीटर उत्तर। अगर केशव यहाँ पे है, समझना, 30 मीटर उत्तर की ओर गया तो यहाँ पे गया, यहाँ पे कितना गया भाई, तो 30 मीटर उत्तर की ओर गया। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर केशव यहाँ पे है तो 30 मीटर कहाँ पे गया, तो 30 मीटर उत्तर की ओर गया। 30 मीटर कहाँ पे गया, उत्तर पे गया। ठीक है, मैं मान लिया। आगे देखो क्या करा है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर जाता है। देखो, जब केशव यहाँ पे आया ना, तो यहाँ से क्या हुआ, दाईं ओर मुड़ा, और दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर होगा भाई, इधर होगा। और कितना गया, तो दाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर जाता है, 40 मीटर गया। ठीक है, मैं मान लिया। करा फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर जाता है। यहाँ से वह कहाँ जा रहा है, दाईं ओर, और दाईं ओर कहाँ होगा, यहाँ। और कितना चला, तो यहाँ पे 20 मीटर दाईं ओर चला, दाईं ओर 20 मीटर चला। ठीक है, मैं मान लिया। कह रहा है पुनः अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है। यानी यहाँ पे है ना, और यहाँ पे पुनः कहाँ मुड़ रहा है, तो दाईं ओर। यहाँ पे आने के बाद दाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे। और कितना जा रहा है, तो यहाँ पे 40 मीटर जा रहा है। और कहाँ पे पहुँच गया, तो वह पहुँच गया यहाँ पे, यहाँ पे पहुँच गया। अब प्रश्न क्या करा है भाई, प्रश्न को समझना। करा है बताइए कि वह अभी अपने प्रारंभ स्थान से कितनी दूर पर है। देखो, प्रारंभ स्थान यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट किया, पहुँच रखा है यहाँ पे, तो इसके बीच जो ये दूरी बच रखा है ना, यही दूरी बताना है। तो देखो, हमारी बातों को पहले ये समझना है ऐसे कि जब ये दूरी 40-40 दोनों समान है, तो देखो ये 20 है, तो इतना दूर 20 होना चाहिए। यहाँ से यहाँ के बीच कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। और ये पूरा टोटल दूरी जो है ना, वह 30 है। तो जब ये 20 है, तो यहाँ पे जो बाकी बच रखा है, यानी यहाँ पे जो ये दूरी बच रखा है, ये कितना होना चाहिए। जब ये 20 है और टोटल 30 है, तो ये कितना होगा, तो ये 10 मीटर होगा। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर 2 होगा, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। समझ पा रहे हो, हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो, अगला प्रश्न आप लोग समझना, 6 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कहना चाहता है। देखो, 6 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह जो है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और इसमें आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है भाई। तो देखो, करा एक पुरुष का परिचय देते हुए सीमा ने कहा। देखो, यहाँ पे 2 व्यक्ति है, एक पुरुष है और एक सीमा है। सीमा हैदर नहीं, सीमा है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो देखो, एक पुरुष है, यानी पुरुष यानी मैन लिखता हूँ, एक पुरुष है, ठीक है। और एक कौन है, तो भाई सीमा बहन दीदी है। यहाँ पे क्या होगा, तो सीमा है, ठीक है, मैं मान लिया यहाँ पे सीमा है। और यहाँ पे एक कोई क्या है, तो एक पुरुष है, समझ गए हो। अब हमें क्या करा है, प्रश्न को हमें समझना होगा। करा है एक पुरुष को परिचय देते हुए सीमा ने कहा, ये जो सीमा दीदी है, इस पुरुष के बारे में क्या कर रही है, समझना। कर रही है कि वह मेरी माँ के, यानी सीमा के माँ के, समझना, वह मेरी माँ के, यानी सीमा के माँ के भाई का पुत्र है। यानी सीमा के माँ, और माँ का भी कौन है भाई, तो माँ का भाई है। समझना इस तरह से कि माँ का ये कौन है, तो माँ का भाई है। और भाई का जो पुत्र है ना, भाई का जो पुत्र है ना, भाई का पुत्र, वह यह आदमी है। समझना, यही प्रश्न कहना चाहता है। कह रहा है, सीमा कर रही है कि वह मेरी माँ के, यानी सीमा के माँ के भाई, माँ के भाई, और भाई का जो पुत्र है ना, वह यह व्यक्ति है। अब आप लोग को इस तरह से समझना होगा, किस तरह से, कि प्रश्न क्या कर रहा है। अब कर रहा है कि बताइए कि वह पुरुष, यानी यह व्यक्ति जो है सीमा को, सीमा का कौन है, यानी सीमा जो है इस पुरुष को क्या कहेगी। समझना, तो अब आप लोग इस तरह से सोचो
कि सीमा की माँ और माँ का भाई। अब आप लोग समझना कि माँ के भाई को क्या कहा जाता है, मामा कहा जाता है। यानी सीमा जो है अपने माँ का भाई को क्या कहेगा, मामा कहेगा। और मामा के पुत्र यानी मामा का जो लड़का होगा उसको क्या कहेगा, तो ममेरा भाई कहेगा। यानी सीमा जो है इस व्यक्ति को, इस मैन को क्या कहेगी, तो ममेरा भाई कहेगी। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। यानी ममेरा भाई कहेगी। समझ पा रहे हो, राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। तो देखो समझना, 7 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कहना चाहता है भाई। तो यहाँ पे देखो 7 नंबर का जो प्रश्न है ना, यहाँ पे आप सभी से कहना चाहता है, और यह जो प्रश्न है इस प्रकार से है। देखो करा है ना, श्वेता शुभम से लंबी। यहाँ पे देखो इस तरह से क्या करा है, सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, हमें इस तरह से समझना होगा। किस तरह से, तो जैसे जैसे प्रश्न कहेगा ना वैसे वैसे हमें करना है। देखो करा श्वेता जो है ना शुभम से लंबी है। श्वेता जो है शुभम से लंबी है। अगर शुभम को मैं यहाँ पे रखता हूँ, किसको, तो यहाँ पे इस तरह से समझना, यहाँ पे मैं किसको रखता हूँ भाई, तो शुभम को मैं यहाँ रखता हूँ। अब कर रहा है ना प्रश्न, कर रहा है श्वेता जो है शुभम से लंबी है। यानी यहाँ से शुभम से लंबा कौन है, तो शुभम से लंबा कौन है, श्वेता। यानी श्वेता कहाँ होगी, तो श्वेता यहाँ होगी। देखो श्वेता जो है शुभम से लंबा श्वेता होगी। ठीक है, करा पर उतनी लंबी नहीं है जितना कि यसी। यानी यसी जो है ना श्वेता से भी लंबी है। यानी असी जो होगी श्वेता से भी लंबी। यानी क्या है, तो यसी जो है वह श्वेता से भी क्या है, तो लंबी है। अब श्वेता से भी देखो लंबी है, वही ना करा है। श्वेता देखो शुभम से तो लंबी है पर उतनी लंबी नहीं है जितनी यसी है। यानी यसी जो है श्वेता से भी लंबी है। ठीक है, आगे समझना, करा यसी रंजीत से नाटी है। देखो यसी जो है ना रंजीत से नाटी है। यानी रंजीत इससे ऊंचा होना चाहिए। अब देखो रंजीत से कौन है नाटी, तो यसी। तो यहाँ पे क्या होगा, रंजीत होगा। अब रंजीत वही ना करा, यसी जो है रंजीत से नाटी है। देखो रंजीत से नाटी यानी रंजीत से छोटी यसी है। करा है यसी जो है रंजीत से नाटी है, जो कि उतना लंबा नहीं जितना कि मनोज। यानी रंजीत यसी जो है ना तो रंजीत से तो नाटी है, ठीक है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि मनोज। यानी मनोज जो है ना रंजीत से भी क्या है भाई, तो रंजीत से भी लंबा कौन है, तो मनोज। समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग समझना प्रश्न को। करा इस समूह में सबसे लंबा या लंबी कौन है। तो अब बताओ कि इस समूह में सबसे लंबा कौन दिख रहा है भाई। तो सबसे लंबा की बात करें ना तो देखो मनोज दिख रहा है, बोले तो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है हमारा राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 8 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहता है, समझना। कराए नीचे दी गई क्रम में ए से कितने एक हैं। देखो समझना, यहाँ पे एग्जामिनर कहना चाहता है ना कि ए से कितने एक हैं, यानी ए से कितने हमें एक ढूंढना होगा जिसके ठीक पहले 9 है। यानी इसके पहले तो 9 है लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं, यानी इसके बाद में 7 क्या होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए और इसके पहले 9 होना चाहिए और हमें वैसे ही एक का चयन करना होगा। अब देखो तो देखो एक यहाँ पे है और एक के पहले क्या होना चाहिए, तो एक के पहले 9। देखो 9 नहीं है तो ये गलत हो गया। यहाँ पे एक है, एक के पहले क्या है, 9 है, ठीक है, और इसके बाद 7 नहीं होना चाहिए। देखो 7 भी नहीं है तो ये सही हो गया। फिर देखो ये एक है, एक के पहले क्या होना चाहिए, तो एक के पहले 9 होना चाहिए। देखो 9 नहीं है, ये गलत हो गया। एक के पहले देखो 9 होना चाहिए, 9 है, लेकिन 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन 7 है तो ये भी गलत हो गया। फिर देखो एक के पहले क्या होना चाहिए, तो 9 नहीं है, ये भी गलत। एक के पहले 9 होना चाहिए, ये भी गलत। एक के पहले 9, ये भी गलत, ये भी गलत। और एक के पहले क्या होना चाहिए, तो एक के ठीक पहले 9 होना चाहिए, नहीं है, ये गलत।
1 के पहले ठीक न होना चाहिए लेकिन बाद में 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन है तो ये भी गलत। अब देखो कितना सही वाले मिला है भाई, तो सही वाले की बात करें ना तो देखो ओनली वन सही जो हमें मिला है वह 1 मिला है। एक ही एक ऐसा है जिसके पहले तो 9 है लेकिन बाद में 7 नहीं है, बोले तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर 1 है। समझ रहे हो क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 है। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 9 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कहना चाहता है। करा यदि जोड़ का अर्थ गुना है, घटाव का भाग गुना का घटाव और भाग का जोड़, तो इतना का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या है 3, देखो जोड़ का अर्थ क्या है गुना, तो यहाँ पे गुना 2। फिर देखो भाग का अर्थ क्या है भाई, भाग का अर्थ जोड़ है तो जोड़ 2 8। फिर देखो घटाव का अर्थ भाग है तो यहाँ पे भाग 2 4। फिर देखो क्या है गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ घटाव है तो यहाँ पे घटाव 2। अब क्या करो, तो इसका हल करो और यहाँ पे राइट आंसर का प्राप्ति करो। कैसे करेंगे भाई, तो बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाव। तो देखो यहाँ पे क्या होगा 3 × 2 प्लस का, अब देखो जब हम 8 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूना का 8 होगा और माइनस का 2। अब देखो जब भाग कर लें तो गुना करेंगे, 3 दूना का 6 प्लस का 2 और माइनस का 2। अब देखो हम क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे, 6 प्लस का 2 8 और 8 में जब हम 2 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 6, बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हमें 3 प्राप्त होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 3। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा है भाई, 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दे रखा है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या ऐसी है जो कि श्रृंखला में अनुपयुक्त है। यानी उपयुक्त का कहने का मतलब है ना कि यह जो सीरीज दे रखा है, श्रृंखला दे रखा है नंबर सीरीज वाले, इसमें कोई एक संख्या है जो गलत है यानी अनुपयुक्त है, यानी उसका कोई उपयुक्त नहीं है, वही को चयन करना है। अब पहले हमें देखना है, तो ये पहले देखना है कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले देखना ये तो सीरीज है, नंबर सीरीज है, और नंबर सीरीज में भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमें ये देखना है कि कैसे कैसे बढ़ रहा है। तो देखो 2 से 5, 5 से 10 इस तरह से बढ़ रहा है। तो हमें सोचना होगा कि आखिर 2 से 5 हुआ है ना, तो कैसे हुआ है, समझ रहे हो। 2 से 5 हुआ है तो कैसे हुआ, तो यहाँ पे हमें किस तरह से सोचना होगा, तो देखो यहाँ पे हम इस तरह से सोचेंगे। देखो इसमें हम इस तरह से सोच सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 2 है 5 है, इस तरह से बढ़ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है ना। तब हमें सोचना होगा ना ऐसे में कि इस तरह से कि अगर हमें 2 लाना है तो क्या कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं 1 का स्क्वायर किया और प्लस का 1 किया, तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 में जब 1 जोड़ेंगे तो 2, और यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब उसी प्रकार से हमें इसमें करना है कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 2 दूना का 4, लेकिन हमें चाहिए 5, तो इसमें हम प्लस का 1 करेंगे, देखो 5 आ रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर 9, और लेकिन 10 लाना है तो इसमें भी प्लस का 1 करेंगे, समझ रहे हो। उसी प्रकार से हमें 17 लाना है तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 1 17। फिर देखो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 1 26। फिर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस का 1, और फिर क्या होगा, फिर 7 का स्क्वायर 49 और 49 प्लस का 1 50। लेकिन यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, जब यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे ना तो 8 8 64 और प्लस का 1 करेंगे तो 65। देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपका कहाँ पे फंस रहा है, यानी कौन सा जो संख्या वह गलत है। यानी यहाँ पे जो सीरीज चल रहा है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी स्क्वायर और प्लस 1 चल रहा है। जब उसी प्रकार यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस का 1 किए तो 8 का स्क्वायर 64 और 64 प्लस का 1 65, यानी इस 64 के जगह पे क्या होना चाहिए, 65 होना चाहिए। यही हमें गलत है। तो कौन सी संख्या गलत है, तो यहाँ पे जो 64 लिखा है ना वही गलत है, और जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है
हमारा राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। तो समझ पा रहे हो इसमें कैसे किया है, तो स्क्वायर किया और +1 किया, इस तरह से चला, हमारा राइट आंसर बिल्कुल आ गया ना। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न। देखो 11 नंबर का जो प्रश्न है ना, इसमें आप सभी को बताना है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी इससे पहले प्रश्न जो था वह विषम संख्या को पहचान करना था, लेकिन इस बार बताना है कि इस अगले वाले पद जो होगा वह क्या होगा और कैसे होगा। तो कैसे प्राप्त करोगे, तो सबसे पहले देखो यह प्रश्न क्या है, तो यह सीरीज वाले है और वो भी संख्या का सीरीज है, और वो भी क्या हो रहा है, घटता हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। देखो जैसे कि घटते हुए सीरीज ये इस तरह से चल रहा है, और यहाँ पे हमें पता करना है कि क्या होगा। समझ पा रहे हो, तो कैसे करेंगे, तो हम इस तरह से करेंगे। किस तरह से, तो इस तरह से करेंगे कि देखो 30 से 29 हुआ, क्या हुआ बोलोगे, -1 हुआ। फिर देखो 29 से 27 हुआ, -2 हुआ। 27 से 24 हुआ, यहाँ पे -3 हुआ। और 24 से फिर 20 हुआ, -4 हुआ। अब पता चल रहा है यह सीरीज किस प्रकार का चल रहा है, -1 -2 -3 -4। तो इस बार जो होगा वह क्या होगा भाई, -5। और जब 20 में -5 करेंगे हमें प्राप्त होगा 15। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 है। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 4 है। तो चले अगले प्रश्नों पे। तो देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या कर रहा है। देखो 12 नंबर का जो प्रश्न है ना, करा है चंद्रमा, मंगल और ग्रह। यानी आप सभी को वैसे ऑप्शन का चयन करना होगा, वैसे ऑप्शन का चयन करना होगा जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। तो कैसे करोगे, समझना हमारी बातों को। देखो अगर मैं सबसे पहले ग्रह के लिए एक गोला बनाता हूँ, चलो ग्रह के लिए एक गोला बनाया, ठीक है, मैं ग्रह के लिए एक गोला बनाता हूँ, बना लिया। अब मंगल की बात करें ना, तो मंगल भी एक क्या है भाई, तो मंगल भी एक ग्रह है, यानी ग्रह के अंदर कौन आ जाएगा, तो मंगल आ जाएगा। लेकिन हम चंद्रमा की जब बात करते हैं ना, तो चंद्रमा जो है ना यह उपग्रह है। चंद्रमा जो है वह क्या है, तो चंद्रमा जो है यह उपग्रह है, यानी यह अलग हो जाएगा। अब बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका क्या है, तो राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो 13 नंबर का प्रश्न देखो जो है ना, वह कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। इसमें हमें कैसे देखना है, तो देखो कराना सभी कुर्सी सेब है, यानी सभी कुर्सी, यानी जितना भी चेयर्स है ना, यहाँ पे जितना भी चेयर्स है सभी चेयर क्या है, तो सभी चेयर सेब है, यानी सभी चेयर क्या है, एप्पल है, यानी मैं यहाँ पे सेब लिखता हूँ, ठीक है। सभी चेयर यानी सभी कुर्सी क्या है, तो सभी कुर्सी सेब है, समझ गया। अब करा है कुछ सेब, सेब जो है वह सेब का कुछ भाग, सेब का कुछ भाग क्या है, तो टेबल है, यानी टेबल है, समझना। सेब का कुछ भाग क्या है भाई, तो सेब का कुछ भाग टेबल है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें निष्कर्ष पे आ जाना है। निष्कर्ष बन क्या करा है, सभी सेब कुर्सी है। सभी सेब कहाँ है, तो सभी सेब ये बड़ा वाला, और कुर्सी कौन है, तो कुर्सी ये छोटा वाला। अब आप लोग हमें ये बताओ कि सभी सेब यानी बड़ा वाला ये जो है इस सेब के अंदर है, नहीं ना। बड़ा सेब जो है, यह जो सेब वाला बड़ा गोला है वह सब बड़ा वाला गोला इस चेयर के अंदर है, नहीं ना। लेकिन यहाँ क्या करा है, सभी सेब कुर्सी है, तो सभी सेब कुर्सी के अंदर है, नहीं है। सभी कुर्सी जो है वह सेब के अंदर है, इसके लिए यह निष्कर्ष गलत होगा। अब निष्कर्ष 2 देखो, करा है कुछ टेबल सेब नहीं है। टेबल कहाँ है भाई, यहाँ पे ये टेबल है। टेबल कौन है, ये है, और सेब कौन है, ये है। अब कह रहा है ना कि कुछ टेबल सेब नहीं है, लेकिन टेबल और सेब का कुछ भाग हो रहा है, बोलेगे बिल्कुल हो रहा है, यानी यह भी गलत होगा। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, ना तो 1 और ना ही 2, बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा राइट आंसर। समझ पा रहे हो, हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो चले अगले प्रश्नों पे। तो देखो 14 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है।
कराए निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त क्रम क्या होगा। यानी आप सभी को बताना होगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है कंधा, कलई, कोहनी, हथेली, अंगुलियाँ, यानी इसमें आप सभी को क्रम के अनुसार बताना है कि सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा। ये आप सभी को सोचना है, समझना है। कैसे? तो इस तरह से देखो, अगर हम सबसे पहले की बात करें ना, तो सबसे पहले क्या होता है भाई, तो सबसे पहले अंगुलियां होती है। क्या होती है? अंगुलियां, यानी ई नंबर। सबसे पहले अंगुलियां होगी। अंगुलियां के बाद क्या होगा भाई, तो अंगुलियां के बाद हथेली होगी, यानी डी नंबर। डी नंबर। हथेली के बाद क्या होगा भाई, तो हथेली के बाद कलई होगी, यानी बी नंबर। ठीक है। अब कलई के बाद क्या होगी भाई, तो कलई के बाद कोहनी होगी, यानी यहाँ पे सी नंबर। अब कोहनी के बाद अंत में क्या होगा, कंधा होगा, यानी ए नंबर। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, ई डी बी सी ए। ई डी बी सी ए बोले तो ऑप्शन नंबर 3, जो कि आपका क्या है, तो राइट आंसर और बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर है। समझ पा रहे हो? आपका राइट आंसर जो है वह क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 है आपका राइट आंसर। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न, देखो क्या है भाई, देखो 15 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना। 15 नंबर का प्रश्न क्या करा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा ना, आखिर क्या होगा, आप सभी को यहाँ पे सोचना है, समझना है। तो हमें ये सोचना होगा कि जिस प्रकार 8 से 15, 15 से 29, फिर 57, फिर इतना, तो अगले पद क्या होगा जो हमें क्या करना है भाई, प्राप्त करना है, वही ना हमें ये मिसिंग नंबर प्राप्त करना है। तो हमें ये सोचना होगा कि आखिर 8 से 15 हुआ तो कैसे हुआ। तो देखो, अगर मैं इस प्रकार से सोचता हूँ कि 8 से मैं 15 लाना है, तो अगर हम 8 में गुना का 2 करता हूँ, समझना, तो 8 गुने का 2 16 हो जाता है, लेकिन हमें चाहिए 15। तो इसमें हमें क्या करते हैं, माइनस का 1 करते हैं। तो 8 में गुना का 2 की 8 दूना का 16 माइनस का 1 15। अब 15 से हमें 29 लाना है, तो इसमें भी गुना 2 करेंगे, 15 दूना का 30, और लेकिन 1 माइनस करेंगे। अब देखो 29 आ गया। फिर देखो 29 से हमें 57 लाना है, तो क्या करेंगे, गुना का 2। 29 गुना का 2 कितना होगा भाई, 29 दूना का 58, लेकिन हमें चाहिए 57, तो माइनस का 1 करेंगे। अब देखो 57 से हमें क्या करना है, 113 लाना है, तो क्या करेंगे, तो 57 दूना का कितना होगा, 7 दूना 14 और 5 दूनी 10 और 1 बकाया 11, यानी 114। 57 दूना का कितना होगा, 114, लेकिन लाना है हमें कितना, 113, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, 113 आ गया। अब 113 से जब हम अगले पद निकालेंगे, तो 113 में भी हम गुना का 2 करेंगे, 113 में भी हम गुना का 2 करेंगे, कितना होगा भाई, तो 113 गुने का 2 कितना होगा, 226 होगा ना। 3 दूना का 6, 2 और 2 यानी 226, लेकिन 226 में हमें 1 को माइनस करना है, यानी 225, 225 बोले तो कौन ऑप्शन है, तो 225, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो समझ पा रहे हो कैसे हो रहा है, यानी सभी में गुना का 2 माइनस का 1 चल रहा है, तो हमारा राइट आंसर 225 यानी 225 आया, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना। 16 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, करा है ना, लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसमें भी आप सभी को ना बताना है मिसिंग नंबर। यहाँ पे वाट जो होगा ना, इसके जगह क्या होगा, तो इससे पहले हमें पहले इसमें देखना होगा, फिर इसमें देखना होगा, तभी तो इसमें देखेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, तो समझना। देखो यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या है, 90 है, 36 है, 18 है। अब हमें कैसे सोचना होगा, तो देखो अगर हम बात करें तो इस तरह से आप लोग सोचो कि इन आकृति में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटे नंबर बोलोगे 18 है। 18 अगर मैं 18 में गुना का 2 करता हूँ, समझना, एक बार गुना का 2 करता हूँ, तो 18 दूना का 36 आ रहा है ना। अब एक बार अगर हम 90 लाने की कोशिश करेंगे, तो 18 में गुना का 5 करते हैं, तो 18 5 का देखो 90 आ रहा है ना। अब यही लॉजिक इसमें भी अप्लाई होना चाहिए, यानी सबसे छोटी संख्या में पहले हमें गुना 2 करना पड़ेगा और गुना का 5 करना पड़ेगा। तो देखो सबसे छोटी संख्या 13 है। 13 में जब गुना करेंगे, 13 दूना का 26 देखो आ रहा है, और 13 में 5 गुना करेंगे, 13 5 65, देखो 65 आ गया।
आ गया ना। अब इसमें देखना है सबसे छोटी संख्या कौन है भाई, तो 15। अब 15 में पहले हम गुना का 2 करेंगे और फिर गुना का 5 करेंगे। अब देखो जब गुना का हम 5 करते हैं तो 15 5 का 75, यहाँ पे 75 है। अब गुना करेंगे 15 गुने का 2, तो 15 दूना का 30, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो 30 होना चाहिए। बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। समझ रहे हो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है एग्जामिनर आपका, तो इस तरह से लगा रखा है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न देखो क्या है, 17 नंबर का प्रश्न। तो देखो 17 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना, यह प्रश्न आप सभी को कैलेंडर वाले प्रश्न है, बहुत ही कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है, लेकिन हम होंगे तो कंफ्यूज खत्म हो जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन आएगा ही नहीं। कैसे, तो इस तरह से समझना। करा है बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था। समझना, कंफ्यूज नहीं होना, हड़बड़ाना नहीं, पहले आप लोग को समझना है। करा है तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सी दिन होगा। देखो प्रश्न हमें क्या करा है ना, प्रश्न को हमें समझना है। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि बीते हुए कल, परसों, तरसों, 4 रोज बाद, 3 रोज पहले, तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, आज लिखो, यानी टुडे। समझना, आज यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे लिख दियो आज। अब प्रश्न क्या करा, प्रश्न को पढ़ो। करा बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल यानी क्या, पास्ट में, यानी जो बीत गया है। तो जो बीत गया है ना, आज से इधर लिखते हो, जो बीत गया है इस तरफ लिखते हो, और जो आने वाले दिन होता है यानी जो होगा वह इस तरफ लिखते हो। इतना तो सभी विद्यार्थी को पता हो, जो बीत गए हैं यानी इस तरफ बाएं तरफ, और जो होगा वह दाएं तरफ। इतना समझ हो ना, हाँ इतना समझना होगा। देखो उसके बाद क्या करा है, करा है ना बीते हुए कल, यानी जो बीत गया है कल, तो आज के एक दिन पहले को जो बीत जाता है उसे क्या कहते हैं, कल कहते हैं भाई। तो यानी बीता हुआ कल, यानी बीता हुआ कल ये हो गया। अब करा यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, इससे 3 दिन पहले, यानी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और 3 दिन पहले बुधवार था, यानी ये जो दिन था ना, ये कौन सा दिन था, तो ये बुधवार था। ये कौन सा दिन था, तो ये बुधवार था। इतना हमारी बातों को समझ रहे हो। अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न को समझना। कर रहा है आगामी कल, आगामी कल यानी आने वाली कल। अब जब आगामी कल कहेगा तो इस तरह से समझना, आने वाली कल, अभी जो आएगा तो आएगा तो इस तरफ चलेंगे, तो आगामी कल यानी आज, और आज के अगले दिन को हम क्या कहते हैं, आगामी कल, यानी यहाँ पे कल होगा, आने वाले कल। अब कर रहा है आगामी कल के 2 दिन बाद, यानी आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी 1 दिन और 2 दिन, और 2 दिन के जो बाद वाले दिन होगा ना, ये वाला दिन कौन सा होगा, जो आप सभी को बताना होगा। प्रश्न ये कर रहा है, समझना, कंफ्यूज कतई नहीं होना है। कर रहा है ना कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार है, यानी बीते हुए कल होगा, और इससे 3 दिन पहले, यानी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले जो क्या है, बुधवार है, मान लिया। अब कर रहा है आगामी कल, यानी आने वाला कल, ये हो गया। आगामी कल के 2 दिन, यानी 1 दिन और 2 दिन, और 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, यानी ये वाला दिन होगा, कौन सा, जो बताना है। कैसे समझोगे, तो देखो ये बुधवार है, तो ये क्या होगा भाई, तो ये गुरुवार, ये शुक्रवार, ये शनिवार, ये रविवार, ये सोमवार, मंगलवार, और ये क्या होगा, बुधवार, और ये क्या होगा, तो बुधवार के बाद क्या होता है भाई, तो बुधवार के बाद गुरुवार, यानी यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे गुरुवार, यहाँ पे क्या लिख दो, तो गुरुवार। क्या होगा भाई, तो गुरुवार, यानी आपका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो गुरुवार होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका। क्या होगा, तो बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 18 नंबर का प्रश्न। देखो 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कर रहा है ना, आप सभी से कहना चाहता है कि 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा। यानी देखो यहाँ पे 2 पासा दे रखा, 2 पासा दे रखा, और इसका कुछ स्थितियाँ दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से स्थितियां दे रखा है। अब यहाँ से आप सभी से पूछना चाहता है ना एग्जामिनर, कि यहाँ पे पूछना चाहता है कि 5 के जो विपरीत फलक होगा ना, वह क्या होगा, कौन से स्थितियां होगा, जो आप सभी को बताना है। तो कैसे सोचेंगे, तो देखो सबसे पहले जब ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों पासा में कौन सी स्थितियां जो है वह कॉमन दिख रहा है।
कौन सा स्थिति कॉमन दिख रहा है? तो देखो अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ये दोनों जो स्थितियाँ हैं ना कॉमन दिख रहा है। और जब दो पासा में एक एक स्थिति कॉमन दिखे ना तो हम क्या करते हैं, तो हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं इस तरह से, और इसमें घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज इस तरह से चलेंगे ना। अब देखो अगर हम यहाँ पे इस तरह से चलते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद ये करेंगे, यहाँ से हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, तो 2 पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, और 2 के बाद कहाँ पे आए 4 पे, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, और 4 के बाद कहाँ पे आए 1 पे, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसी प्रकार इसमें कहाँ से स्टार्ट किए थे 2 पे, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद कहाँ पे आए, तो उसके बाद हम 6 पे आए, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। उसके बाद कहाँ पे आए 3 पे, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इस तरह से सोचेंगे कि देखो 1 का विपरीत 3 होता है और 3 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 4। अब बोलोगे कि सर 2 का विपरीत क्या होगा, जो आप सभी को बताना है। तो देखो हमारी बातों को समझना, एक पासा में कितनी स्थितियां होता है, तो 6 स्थितियां होता है, यानी 1 2 3 4 5 6। अब 6 स्थिति से ज़्यादा स्थिति किसी पासे में देखो 7 8 9 ये सब देखिए हो किसी पासे में नहीं ना, यानी यहाँ पे जो कौन कौन बच रहा है अब, तो बोलोगे सर अगर हम बात करें 1 3 4 6 और 2 को तो उपयोग कर लिए, तो बचा है कौन स्थितियाँ, तो 5 बचा है। और हमसे पूछा है क्या, तो देखो 2 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 2, और हमारा एग्जामिनर जो है ना यह ही पूछा है कि 5 का विपरीत क्या होगा। तो देखो 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत हमें 2 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि हमारा राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर है। समझ पा रहे हो? तो चले अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो यहाँ पे हमें बताना होगा 19 नंबर का प्रश्न हमें किस तरह से यहाँ पे समझना होगा और किस तरह से सोचना होगा। देखो इस प्रश्न में करा है विषम शब्द की पहचान करें, यानी इन चारों ऑप्शन में हमें इस तरह से सोचना होगा ना, इस तरह से समझना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वह सबसे अलग है, विषम है, यानी 3 एक समान है लेकिन एक अलग है, ये हमें सोचना होगा। कैसे, तो इस तरह से देखो अगर हम बात करें लिखना, खेलना, पढ़ना, सांस लेना, 3 में 3 ऑप्शन एक समान कौन कौन है, एक अलग है, और जो अलग है वही हमारा राइट आंसर है। कैसे सोचेंगे, तो देखो इस तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखना की बात करें, खेलना की बात करें और पढ़ना की बात करें, तो ये क्या है, तो ये एक प्रकार का क्रिया, और कैसी क्रिया है, तो यहाँ पे इच्छा के अनुसार करने वाली क्रिया है, यानी ऐच्छिक क्रिया। हम इसे क्या कहते हैं, जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं उसे हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, यानी हम अपनी इच्छा के अनुसार, हम अपने मन के अनुसार उसे हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक क्रिया। तो लिखना ऐच्छिक क्रिया, खेलना ऐच्छिक क्रिया, पढ़ना ऐच्छिक क्रिया, लेकिन हम जब सांस लेने की बात करें तो यह ऐच्छिक क्रिया नहीं होगा। क्या होगा, तो यह स्वचालित क्रिया होगा। यानी अच्छा बताओ कि आप लोग को जब इच्छा रहेगा तभी आप लोग सांस लोगे, और इच्छा ना हो तो आप लोग सांस नहीं लोगे, ऐसा थोड़े ना होता है कि सांस तो हमेशा लेते रहते हो, यानी स्वचालित क्रिया आ जाता है, यानी हमेशा लेते हुए रहते हो। तो सबसे अलग कौन होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर। समझ गए हो? चलो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना। 20 नंबर का जो प्रश्न है घड़ी से है, टाइम से प्रश्न है, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। बहुत ही सिंपल आसान है। करा यदि किसी वास्तविक समय 5:45 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब का समय क्या प्रतीत होगा। आपका राइट आंसर देना है, बिल्कुल सही आंसर देना है। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर करना, और जो स्टूडेंट क्लास में न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं की वो लाइक करना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, और अंत में इस क्लास के बारे में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी हमारे प्रिय स्टूडेंट को हमारी तरफ से जय हिंद।